हेलो गुड इवनिंग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 केमिस्ट्री के जितने भी इक्वेशंस हैं उनको इस एक ही वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो चारों चैप्टर्स के जितने भी केमिकल इक्वेशंस हैं उसको हम लोग यहाँ पर करेंगे। वीडियो थोड़ा सा स्लो हो सकता है तो 1.5x फास्ट करके देखो तो ये वीडियो जल्दी ही समाप्त होगा। तो हर एक इक्वेशन को हम लोग देखेंगे। जैसे तुम केमिकल इक्वेशन यहाँ पर एक देख सकते हो, यहाँ लिख रखा है। अब बात आती है कि भाई सर ये केमिकल इक्वेशंस हमें क्यों याद करने चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे केमिकल इक्वेशन है जिसे तुम्हें याद करना पड़ेगा, तब जाके एग्जाम में फुल मार्क्स ला पाओगे। जैसे कुछ क्वेश्चंस तुम्हें डायरेक्ट पूछे जाएंगे, वहां पर तुमसे ये नहीं बोला जाएगा कि केमिकल इक्वेशन को लिखिए, लेकिन तुम्हें खुद से ही उस केमिकल इक्वेशन को वहां पर ऐड करना होता है। यदि तुमने उस केमिकल इक्वेशन को वहां ऐड नहीं किया तो कुछ नंबर तुम्हारे डिडक्ट हो जाएंगे। जैसे मान लो एक क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि क्या होगा जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, या मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग जब जलाते हैं तो क्या होता है। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो तुम आंसर करोगे कि जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये तुम स्टेटमेंट एक लिखोगे। लेकिन यदि तुमने ये इक्वेशन वहां पर नहीं लिखा तो कुछ नंबर तुम्हारे कट सकते हैं। यही कारण है कि हम लोगों को केमिकल इक्वेशंस भी याद करने होते हैं। ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। दूसरा इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है जिसमें डायरेक्ट तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो स्टेटमेंट दिया है इसके लिए केमिकल इक्वेशन लिखिए, तब तुम्हें केमिकल इक्वेशंस कुछ याद होने चाहिए। इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन को पढ़ते हैं। तो भाई आते हैं हम लोग सबसे पहले चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो ये चैप्टर ही केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, यानी कि यहां पर बहुत सारे केमिकल इक्वेशंस को हम लोग को पढ़ना होगा। चलो हम लोग देखते हैं कौन कौन से केमिकल इक्वेशंस हम लोग को पढ़ना है। तो देखो सबसे पहला जो एक्टिविटी है, यहां पर सबसे पहला एक्टिविटी के लिए ही हम लोगों को क्या करना है, एक केमिकल इक्वेशन पढ़ना है। जो कि यहां तुमने देखा कि जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये रहा हमारा सबसे पहला केमिकल इक्वेशन जिससे हम लोग को क्या करना है, याद कर लेना है। चलो अब यदि हम लोग आगे बढ़ें तो आगे दो और एक्टिविटी है, यहां से भी 2-3 केमिकल इक्वेशंस तुम्हें मिलेंगे। देखो यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर बोला जा रहा है कि हमारे पास यदि टेस्ट ट्यूब हम लोग लेते हैं या फ्लास्क लेते हैं, उसमें हम लोग जिंक का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराएंगे या सल्फ्यूरिक एसिड से कराएंगे। तो यहां पर दो इक्वेशंस हमारे बनेंगे। जिंक का रिएक्शन किससे कराना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराना है। तो हम लिख सकते हैं जिंक प्लस HCl जो कि डाइल्यूट लिया जाता है, तो ये क्या बन जाता है, ZnCl2 प्लस H2। ये हो गया दूसरा इक्वेशन जो हमें याद करना है। अब यहीं से तीसरा भी है तुम्हारा कि जिंक का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराना है। तो फिर से हम लोग देख सकते हैं जिंक प्लस H2SO4। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा ZnSO4 प्लस H2 ये बनेगा। तो यहां पर अब ये जो दो इक्वेशन है ये कई क्वेश्चन के रूप में तुमसे पूछे जा सकते हैं। जैसे आगे भी मैं पढ़ाऊंगा, बोलेगा कि जब एक मेटल का रिएक्शन HCl यानी कि एसिड से कराया जाता है तो क्या होता है। तो आंसर हम लोग दें कि वहां पर हाइड्रोजन गैस बनता है। इसी के साथ एक और क्वेश्चन आ सकता है कि जब एक मेटल का H2SO4 से रिएक्शन कराया जाएगा तो क्या होगा। तो हम लोग बोलेंगे कि हाइड्रोजन गैस निकलेगा, और उसके एग्जाम्पल में यहां पर इसे हम लोग को याद करना होगा। इसी के साथ यहां पर यदि तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसा कि देख सकते हो ये एक एक्टिविटी यहां पर किया गया है। यहां पर जिंक ग्रैनुअल्स देख रहे हो, जिंक ग्रैनुअल्स का रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से कराया जा रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड को ही हम लोग हाइड्रोजन सल्फेट के नाम से भी जानते हैं। तो उससे रिएक्शन कराया जा रहा है, बोल रहा है कि इससे यदि रिएक्शन होगा तो क्या होगा। तो हम लोग बोलेंगे कि वहां पर हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस यहां पर पूछे जा सकते हैं, जिसके लिए ये इक्वेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसे हम लोग को क्या करना होगा, याद करना होगा। अब इसी से यहां पर एक और एक्टिविटी देख रहे हो, इस एक्टिविटी से एक और क्वेश्चन यहां पर मिल रहा है। तुमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रखा होगा, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक उदाहरण यहां भी दिया हुआ है, उससे क्वेश्चन तुमसे पूछेगा। क्या बोल रहा है कि यहां पर लेड नाइट्रेट लेना
है और लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड से क्या कराना है, रिएक्ट कराना है। तो उसके लिए एक केमिकल इक्वेशन लिखिए। तो लेड नाइट्रेट हम लोग जानते हैं PbNO3 का होल 2, ये हो गया लेड नाइट्रेट। इसी को पोटेशियम आयोडाइड से क्या कराना है, रिएक्शन कराना है, यानी कि Ki से हम लोग को रिएक्शन कराना है। तो इससे क्या बनेगा, इससे हमारा क्या बनता है, लेड आयोडाइड बनता है, यानी PbI2 बनता है, और साथ में क्या बनेगा, KNO3 बनेगा, यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट यहां पर KNO3 बनेगा। इस तरीके से ये इक्वेशन यहां पर बन रहा है। देखो यहां पर मैं सारी इक्वेशंस लिखते चला जा रहा हूं, बैलेंस नहीं कर रहा हूं, लेकिन एग्जाम में जब भी इक्वेशन को लिखना है तो कोशिश करना है कि उसको बैलेंस कर दिया जाए, क्योंकि वहां पर बैलेंस करने से तुम्हारा मार्क्स जो है फुल मार्क्स वहां पर आएगा। यदि बैलेंस तुमने नहीं किया तो हो सकता है उससे भी तुम्हारे कुछ मार्क्स कट जाएं। तो यहां पर देखो क्या बोल रहा है, ये जो लेड नाइट्रेट है ये पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करता है, तो पोटेशियम आयोडाइड बनाता है और ये लेड आयोडाइड बनाता है और पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन करता है। तो यहां पर जो लेड आयोडाइड है वह क्या बनता है, वह एक प्रेसिपिटेट है। तो देखो कैसे कैसे यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का उदाहरण दीजिए, तब भी यहां पर इससे हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है कि लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करता है तो क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि वहां पर लेड आयोडाइड बनता है और पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। तो यहां पर एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, यहां बोलेगा कि यहां पर लेड आयोडाइड का किस रंग का प्रेसिपिटेट बन रहा है, तो हम लोग बोलेंगे ये येलो कलर का बनता है। ये कैसे बनता है, येलो कलर का बनता है। इसी के साथ एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एक उदाहरण दीजिए, तो ये जो रिएक्शन है ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी क्या है, एक उदाहरण है। आगे तुम पढ़ोगे कि इस चैप्टर में ही कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, उसका एग्जांपल दीजिए। VVI क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है आजकल। अब तुम बोलोगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है, तो वो आगे बताया गया है कि जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसके लिए भी देखो कितना इंपॉर्टेंट ये फिर हो जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो केमिकल इक्वेशन जैसे देख सकते हो ये तो पूरा तुम्हारा चैप्टर में बताया ही जा रहा है, तो हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ये एक इक्वेशन जो कि मैंने बता दिया, Zn प्लस H2SO4 से क्या बन गया, ZnSO4 प्लस H2। अब ये इक्वेशन बहुत अपने आप में खास होता है। क्यों खास होता है, क्योंकि इससे पहला क्वेश्चन ये बन रहा है तुम्हारा कि ये जो जिंक है वह क्या है, मेटल है। तब ये जो मेटल है वह इस एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या होता है, इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा, जो कि आगे चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल, एक एसिड को मेटल से रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, तो आंसर सीधा सा हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो उसके लिए भी यह एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो जाता है, क्योंकि यह एग्जाम्पल में लिख सकते हो। इसी के साथ ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए भी यहां पर ये Zn प्लस H2SO4 है तो ZnSO4 प्लस H2 बनेगा। आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं तो यहां पर और भी बहुत सारे इक्वेशंस तुम्हें पढ़ने हैं। देखो एक इक्वेशन तो ये है, इसे हम लोग को याद नहीं करना है। क्यों नहीं याद करना है कि ये जो इक्वेशन दे रखा है इसका कहीं भी यूज नहीं है, इसलिए इसको याद नहीं रखना है। इसको क्या करना है, बैलेंस करने के लिए कभी कभी आता है तो ये याद नहीं करना है, बल्कि यहां पर कुछ इक्वेशंस दिए हुए हैं जिससे हम लोग याद कर सकते हैं। तो अब कुछ और केमिकल इक्वेशंस यहां देख सकते हो, जैसे ये देख सकते हो मेथेनॉल। ये कभी क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन मेथेनॉल यहां पर कैसे बन रहा है उसके लिए केमिकल इक्वेशन दे रखा है। तो यहां पर CO और H2 को मिलाया जा रहा है, 340 ATM पर मेथेनॉल बन रहा है। ये क्वेश्चन नहीं आएगा, बस एक दिमाग में रख सकते हैं। लेकिन ये यहां नेक्स्ट VVI क्वेश्चन है, ये क्या है, तो ये है फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन, जिसे एकदम याद करके रखना है। अब देखो क्या होगा, एग्जाम में मान लो तुम्हारा बायोलॉजी में एक क्वेश्चन आता है फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं, तो देखो क्वेश्चन आ रहा है फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं, लेकिन उसका जब डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे उसके बाद ये यदि लिख दिया जाए तब कंप्लीट तुम्हारा आंसर बनता है। इसलिए ये इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां देख सकते हो 6CO2 प्लस 12H2O सनलाइट और क्लोरोफिल का प्रेजेंस है। यहां पर ग्लूकोज बन रहा है C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। अब देखोगे कई बुक में यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस तुम्हें देखने को मिलेगा।
मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो 12H2O है उसको 6H2O यहाँ पर लिया जाता है, तब फिर यहाँ H2O नहीं लिखा जाएगा, ये तुम देख सकते हो। तो इस तरीके से दोनों इक्वेशन को तुम याद कर सकते हो। क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीजन और H2O यहाँ पर मिल रहे हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल का प्रेजेंस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखो कुछ बच्चे क्या होते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। अब इसे याद करना होगा, तो याद करने के लिए क्या कर सकते हैं, कॉपी पेन लेंगे, उसमें कई बार इसको हम लोग लिखते जाएंगे, इधर लिखेंगे फिर इसको बनाते हुए लिखेंगे, तब कुछ ना कुछ तुम्हारे दिमाग में जरूर बैठता चला जाएगा। 2 से 3 बार करोगे तो जरूर याद हो जाएगा, इसलिए इसे हम लोगों को कर भी लेना चाहिए। अब इसके बाद एक और भी क्वेश्चन आता है जो कि तुम खुद जानते हो, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। तो बैलेंस करने के लिए इस प्रकार से भी देता है कि राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। तो यहां पर सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसका केमिकल इक्वेशन लिखना होगा, उसके बाद बैलेंस करना होगा। बैलेंस करना मैंने तुम्हें पढ़ाया भी है और भी टीचर से तुमने पढ़ा है। जैसे अब लिखा है हाइड्रोजन, तो हम लोग क्या लिखेंगे, H2 + Cl2, इससे क्या बन गया यहाँ पर HCl। अब इसको बैलेंस तुम कर लेना, मैं यहाँ डायरेक्ट तुम्हें बताते जा रहा हूँ। ये हो गया हमारा फर्स्ट। यदि हम लोग सेकंड आते हैं तो बोलता है बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड क्या होता है, BaCl2। और फिर क्या बोलता है, एल्युमिनियम सल्फेट आपस में रिएक्शन करते हैं, तो एल्युमिनियम सल्फेट क्या हो गया, Al2SO4 का होल 3। ये सब एकदम एग्जैक्ट सही लिखना पड़ेगा। जैसे अब तुम लिखोगे AlSO4 का होल 3 और 2 गायब कर दोगे तो ये फिर वहां पर तुम्हारा गलत हो जाएगा। तो एग्जैक्ट तुमको लिखना है BaCl2 + Al2SO4 का होल 3। अब ये बन गया बेरियम सल्फेट, तो लिखोगे BaSO4 प्लस क्या लिखोगे, एल्युमिनियम क्लोराइड, तो AlCl3। इसको बैलेंस फिर करना होगा। तो सबसे पहले तो केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे, उसके बाद उसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो सारे केमिकल इक्वेशंस जितने भी हैं वो सारे मैं यहां पर बता देना हूं। नेक्स्ट क्या है, सोडियम है, तो सोडियम को लिखेंगे Na+, वाटर को क्या लिख देंगे, H2O। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना तो NaOH लिख देंगे, प्लस क्या लिख देंगे, H2। तो जो भी यहाँ पर तुम्हारा जो वर्ड्स लिखे हैं उसके लिए जो एक्चुअल जो उसका केमिकल कंपाउंड है उसका हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे और उसके बाद इसको बैलेंस करेंगे। तो ये तुम बैलेंस कर लेना। इसके बाद हमारा आ गया, यहाँ भी देख सकते हो, ये भी एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को पढ़ना है और उसके बाद उसको क्या करना है, लिखना है। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस हैं जिससे हम लोगों को करना है। अब आ गया हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इससे भी बहुत सारे केमिकल इक्वेशंस आएंगे। तो देखो टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन में सबसे पहला आता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सबसे पहला जो इक्वेशन है वह है कैल्शियम ऑक्साइड को जब H2O से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है। इससे कई क्वेश्चंस तुम्हें क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे। तो सबसे पहले देख सकते हो CaO+ H2 हम लोग करेंगे और ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर यही बनेगा कि किस प्रकार का रिएक्शन है, तो ये है एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि यहां सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। इसे बहुत इंपॉर्टेंस देना है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। क्विक लाइन किसे कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को। सिलेक्ट लाइन किसे कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। ये कैसा रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहां पर क्या निकलता है, हीट निकलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछता है कि तुम्हारे पास एक X कंपाउंड दिया हुआ है जिसे H2O के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एक Y कंपाउंड बनता है। इसमें क्लू रहेगा कि ये जो Y बन रहा है उसको व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं हम लोग। तो फिर यहां पर ये जो इक्वेशन है वह आगे बढ़ जाता है और इस प्रकार से ये इक्वेशन यहां पर बनता है। यानी कि हम लोगों से पूछ रहा है किसके बारे में, कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में, जो कि H2O से रिएक्शन करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और यही जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है
इसी को हम लोग व्हाइट वॉशिंग में क्या करते हैं, फिर यूज करते हैं। अब बात आती है कि जब इसको व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं तो क्या होता है, तो ये वायुमंडल में उपस्थित, एटमॉस्फेयर में उपस्थित CO2 से रिएक्ट करता है, CO2 से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। ये मैं बता दूं, VVI क्वेश्चन तुम्हारा आता है, और साथ में H2O क्या होता है, रिलीज होता है, और इसी कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन के कारण उसका परत क्या हो जाता है, शाइनी हो जाता है। तो ये देखा तुमने कितने सारे यहां पर हमारा रिएक्शंस हो रहे हैं। नेक्स्ट तुम कुछ और रिएक्शंस को देख सकते हो, जैसे ये भी सारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन को दिखा रहा है, ये भी किसको दिखा रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहां पर सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। आगे यदि हम लोग बढ़ेंगे तो यहां पर देख सकते हो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस को दिखाया जाता है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस से डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये देखो मेथेन है, जिसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग जलाते हैं तो CO2 और H2O का फॉर्मेशन होता है। इसे भी क्या कर लेना है, याद कर लेना है। चलो अब नेक्स्ट यहां पर भी क्वेश्चन आ रहा है, और ये है रेस्पिरेशन से। तो ये ग्लूकोज है, इसका ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, CO2 H2O, और साथ ही साथ एनर्जी निकल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, और इसे तो हम लोग को याद करके रखना है। किस लिए, बायोलॉजी के लिए। वहां पर बोलेगा रेस्पिरेशन का जो कैसे हो रहा है उसको लिखिए, तो ये हम लोगों को यहां पर लिखना पड़ेगा। कैसा रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट, जिसे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये भी VVI बनता है। तो यहां देख सकते हो इसका सबसे पहला रिएक्शन आएगा। इसके पहले हमें जान लेना है कि ये जो फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट के पहले फेरस सल्फेट क्रिस्टल को देख लेना है। तो फेरस सल्फेट क्या क्रिस्टल क्या होता है, FeSO4.7H2, ये क्या होता है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल होता है। अब फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है, तो हरे रंग का होता है, और जब इसको हीट करते हैं तो क्या बनता है, फेरस सल्फेट बनता है। अब ये जो फेरस सल्फेट है ये डर्टी व्हाइट कलर का हो जाता है। ये ग्रीन था, और जब इसको गर्म करेंगे तो फेरस सल्फेट बनेगा। तो यही क्वेश्चन तुमसे पूछता भी है कि व्हाट हैपेंस व्हेन फेरस सल्फेट क्रिस्टल इज हीटेड। तो जब फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हीट करते हैं तो फेरस सल्फेट बनता है। अब इस फेरस सल्फेट को जैसे देख सकते हो, इसको फर्दर हीट करेंगे तो क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, और क्या बनेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। तो ये भी VVI क्वेश्चन के रूप में यहां पर रहता है। तो यहां से कलर से रिलेटेड सारी बातें तो नहीं लिखी हुई हैं, लेकिन ये जान लो ये फिर ब्राउन कलर का बनेगा। ये क्या है, ग्रीन है, फिर ये डर्टी व्हाइट है, और ये ब्राउन कलर का है। तो ये कलर से रिलेटेड क्वेश्चन है, सब लिखा हुआ नहीं NCERT में, लेकिन तुम दिमाग में रख सकते हो। तो ये सारा बात है। इसके बाद एक और VVI क्वेश्चन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन से ही, और ये है CaCO3। इसको हम लोग लाइमस्टोन बोलते हैं। यह भी एक क्वेश्चन है कि लाइमस्टोन को जब हीट करते हैं तो क्या बनता है, तो फिर से वही क्विक लाइम बनता है और CO2 बनता है। ये भी एक क्वेश्चन है। अब यहां ध्यान से सीखो कि ये CaCO3 को हीट कर रहे हैं, कैल्शियम CO2 और तुम्हारा CaO बन रहा है। तो यहां पर जो हीट हम लोग दे रहे हैं तो वह हीट देने के कारण वह डिकम्पोज हो रहा है। तो इस प्रकार के डिकम्पोजिशन को हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो वैसा डिकम्पोजिशन जो कि हीट के कारण हो रहा है उसे हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि एक थर्मल डिकम्पोजिशन का क्या करें, उदाहरण दीजिए। तो थर्मल डिकम्पोजिशन का ये उदाहरण है, ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन का ही उदाहरण है। और नेक्स्ट ये VVI क्वेश्चन एक और यहां पर बन रहा है, ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन का ही उदाहरण है। यहां पर बोलता है लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड बनता है, और फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, और ऑक्सीजन बनता है। और याद रखो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का यहां पर कलर भी दे रखा है। तो यहां देख सकते हो जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है उसका कलर क्या है, ब्राउन 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 फ्यूम्स यहां पर बोल रहा है। तो इससे भी हम लोगों को याद रखना है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, व्हाट हैपेंस व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड। लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो क्या होता है, तो बस सीधा सा बात है, लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड बनता है, साथ ही साथ NO2 बनता है, और साथ ही साथ ऑक्सीजन निकलता है। अब इससे क्या करना होता है, कई बार तुम लिखो अपने कॉपी में 2 बार 4 बार तो तुम्हें ये याद हो जाएगा। देखो सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है जब तक कि तुम्हारे दिमाग में ये ना हो, क्योंकि इसी से क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाता है। फिर यहां नेक्स्ट देख सकते हो डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर है। डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर से क्या बनता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बनता है। इससे हमें याद कर लेना है, ये हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है।
नेक्स्ट यहां VVI करके फिर से आता है। ये देखो यहां पर लाइट के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करा रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा हीट के द्वारा डिकम्पोजिशन था, अब लाइट के द्वारा डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो ये भी VVI क्वेश्चन बनता है। यहां देखोगे AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखते हैं तो सिल्वर और क्लोरीन में बदलता है। अब यहां पर तुम्हारा जो क्वेश्चन है वह किस चीज से है, इसके कलर से आता है। देखो कलर से कैसा आएगा, बोलेगा कि ये जो सिल्वर क्लोराइड है वह व्हाइट कलर का होता है, और जब ये इसको सनलाइट में रखते हैं तो सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज होता है, और डिकम्पोज होने के बाद इसका कलर क्या होता है, ग्रे। तो हमें याद रखना है कि इसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा। लाइट के द्वारा एक और डिकम्पोजिशन रिएक्शन याद करना है, और ये है AgBr। AgBr को जब सनलाइट में रखते हैं तो Ag और Br2 में ब्रेक होता है। अब ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब ध्यान देना है कि ये जो Ag बन रहा है, ये जो Ag बन रहा है किस कलर का होगा, तो ये बोलो यस, ये ग्रे कलर का होगा, और ये होगा लाइट येलो कलर का। एक चीज में थोड़ा सा भूल गया कि ये जो हो रहा है यहां पर एक और डिकम्पोजिशन जो बताया जा रहा है, ये जो डिकम्पोजिशन वाटर का डिकम्पोजिशन हम लोग कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा कर रहे हैं, इसीलिए इसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या बनता है, H2 बनता है और O2 बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन बन जाता है कि यहां पर जो हाइड्रोजन होता है वह ऑक्सीजन से 2 गुना बनता है, यानी कि 2:1 में 2:1 में यहां पर बनते हैं। हाइड्रोजन यानी 2 अनुपात होगा, 2 रेशियो होगा, तो ऑक्सीजन क्या होगा, 1 रेशियो में बनेगा। ये कैसा डिकम्पोजिशन होता है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा होता है। ये एक क्वेश्चन यहां पर बनता है। देखो यहां पर वो जो एक्स था, तो यहां पर देखो एक क्वेश्चन जैसे मैंने बताया था वैसे ही करके आया है। क्या बोल रहा है, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। बोलो कौन सा वो सब्सटेंस है जो कि व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है, तो वह है कैल्शियम ऑक्साइड। नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। उसका फॉर्मूला क्या है, CaO है। राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड एबव विथ वाटर। अब इसका इक्वेशन लिखना है वाटर के साथ, तो वाटर के साथ रिएक्शन कैसे होगा वो दिखाना है। इसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो तुमने पढ़ ही रखा है। देखो यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सबसे पहला रिएक्शन क्या है, Fe प्लस CuSO4 से क्या बनेगा, FeSO4 प्लस Cu। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जहां पर हम लोगों ने पढ़ लिया है जो Fe है वह क्या कर रहा है, Cu को डिस्प्लेस कर रहा है। अब कलर की बात करें तो कॉपर सल्फेट का कलर क्या होगा, ब्लू होगा। फेरस सल्फेट का क्या होगा, ग्रीन होगा, मतलब लाइट ग्रीन ही होगा। लेकिन इस तरीके से कलर को भी यहां पर हम लोग याद कर सकते हैं। इसके बाद आता है तुम्हारा Zn प्लस CuSO4, तो फिर से ZnSO4 प्लस Cu बनता है। ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। PbCuCl2 से बनेगा PbCl2 प्लस Cu। ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का उदाहरण है, इसे भी हमें क्या करना है, याद करना है। इसके बाद आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पर देख सकते हो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये एकदम फेमस जो एग्जांपल है वह हमें याद करना है। सोडियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट कर रहा है, और क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट बन रहा है और सोडियम क्लोराइड बन रहा है। ध्यान देना है कि यहां पर बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है, और यहां पर इसी कारण से जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है इसमें भी इस एग्जाम्पल को हम लोग लिखेंगे, तो ये कुल मिला के VVI बन जाता है। तो केमिकल इक्वेशन याद करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कई बार जो डेफिनेशन तुमसे पूछता है उसमें यह नहीं बोलता है कि एग्जाम्पल दीजिए, कभी कभी तुमसे सिर्फ पूछ लेगा व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो भाई उस समय तुम्हें कोशिश करना है कि इसे ऐड कर दो। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तुमने लिखा और गलती से नहीं लिखा हुआ है कि इसमें एग्जाम्पल भी दीजिए, तो भी तुम्हें चाहिए कि एक बार इसे ऐड कर लिया जाए। हालांकि क्वेश्चंस में ऐसा रहता है, क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट डाउन एग्जाम्पल, तो तुमको एक एग्जाम्पल यहां पर लिखना पड़ेगा, इसके लिए भी यहां पर याद करना होगा। अब बोलो ऐसा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का 2 एग्जांपल लिखिए, तब क्या करोगे, तब फिर तुमको ये याद रहेगा, एक और जो मैंने बताया वो याद रहेगा, तब तुम लिखोगे। फिर क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, उसमें भी ये एग्जांपल तुमको देना होगा और बोलना पड़ेगा कि बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट यहां पर बन रहा है। तो इस तरीके से देख सकते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है केमिकल इक्वेशन को याद करना।
अब देखो यहां पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहां भी बहुत सारी केमिकल इक्वेशंस हैं। जैसे सबसे पहला Cu क्या होता है, ब्राउन कलर का होता है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब इसको हीट करते हैं तो कॉपर 2 ऑक्साइड बनता है। ध्यान से देखना, इसका नाम है कॉपर 2 ऑक्साइड। अब ये जो कॉपर 2 ऑक्साइड है वो ब्लैक कलर का होता है। ये जो रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन को यहां पर दिखा रहा है। अब कॉपर 2 ऑक्साइड में जब हम लोग हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं तो फिर वापस से ये कॉपर में बदल जाता है, ये ब्राउन रहता है और ये ब्लैक रहता है। इस तरीके से कलर को भी हम याद करेंगे। तो ये जो रिएक्शन वो रिडक्शन को दिखाता है, ये ऑक्सीडेशन को दिखाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर रिएक्शन है। नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या है ये पूछेगा तो उसमें भी एग्जांपल याद होना चाहिए। यहां देख सकते हो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का यहां पर क्या है, एक एग्जांपल दिया गया है। जैसे कि CuO प्लस H2 से क्या बनेगा, Cu प्लस H2O। ये याद होना चाहिए, ये इक्वेशंस याद होने चाहिए, इसलिए ताकि एग्जाम में खुद से लिख सको। ऐसा नहीं कि ये हमेशा दिया हुआ रहेगा। अब यहां पर देख सकते हो रिडक्शन हो रहा है, यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसे हमें क्या करना होगा, दिखाना होगा एग्जाम में। यहां भी देख सकते हो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, जो एक पदार्थ है उसका ऑक्सीडेशन होगा जबकि दूसरे का रिडक्शन होगा। याद रखना, इसी का ऑक्सीडेशन और इसी का रिडक्शन नहीं होगा, ठीक है, ऐसे कंफ्यूज मत होना। एक का यदि रिडक्शन हो रहा है तो दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का रिडक्शन होगा, दोनों यहां पर होगा। तब हम लोग बोलेंगे कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है या फिर रिडॉक्स रिएक्शन है, इस तरीके से हम लोग बोलेंगे। अब ये सारा हो गया यहां से, फिर क्रोजन है और एसिडिटी है, इससे तो तुम्हारा क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। अब एक क्वेश्चन यहां पे बन रहा है, क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो यहां पर कुछ तुम्हारा क्वेश्चंस बन रहे हैं। जैसे यहां देखना, यहां पर क्वेश्चन देखो, ये सारा क्वेश्चन फिर बन रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, वाटर बनाता है। तो ये फिर खुद कुछ अपने ही से कर लेना। और फिर यहां पर देखो क्या बोल रहा है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। अब यहां पर क्या बोल रहा है, कुछ इक्वेशंस दिए गए हैं, इसे तो हमें लिखना है और लिखने के बाद हमें बताना है कि ये कैसा रिएक्शन है। जैसे एक मैं बता रहा हूं, बोल रहा है पोटेशियम ब्रोमाइड है यानी कि KBr है, KBr हुआ, बेरियम आयोडाइड है तो BaI2 हुआ, बेरियम आयोडाइड। अब बोलता है कि इसमें इसका रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, पोटेशियम आयोडाइड बनेगा यानी कि Ki बनेगा। इसको हम लोग को बैलेंस करना होगा, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं। और यहां पर क्या बनेगा, प्लस में बनेगा बेरियम ब्रोमाइड यानी BaBr बनेगा, ठीक है, BaBr2 बनेगा। तो इस प्रकार से यदि ये रिएक्शंस यहां पर लिखता है तो बोल रहा है कि अब बताइए किस प्रकार का रिएक्शन है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट साफ ही तुम्हें दिख रहा होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चंस यहां पर कुछ पूछे जाएंगे। जैसे तीसरा नंबर देख सकते हो, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो इस तरीके से इसको भी हम लोगों को प्रैक्टिस कर लेना होगा। अब एक केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 14। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर के रिफाइनिंग में क्या बोलता है, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट, यानी सिल्वर नाइट्रेट बोलता है AgNO3, AgNO3 हो गया तुम्हारा सिल्वर नाइट्रेट से। क्या बोलता है, डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, प्लस क्या बोलेगा, Cu बोलेगा। और कॉपर से सिल्वर नाइट्रेट को रिएक्शन कराया जाएगा जिसमें जो सिल्वर है उसको डिस्प्लेस कराया जाएगा, यानी कि कॉपर जो है सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये बनेगा, तो इससे बनेगा CuNO3 का होल 2, NO3 का होल 2 और प्लस क्या बनेगा, Ag। इस प्रकार से Ag यहां पर क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। तो यहां पर हम लोगों ने देखा लगभग केमिकल इक्वेशन मैंने चैप्टर 1 से बता दिए। अब यहां पर बहुत सारे ऐसे केमिकल इक्वेशन है जिससे तुम्हें याद करना होगा प्रैक्टिस करके। अब चलो चैप्टर नंबर 2 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलो तो बढ़ते अपने चैप्टर नंबर 2 की ओर और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से इक्वेशंस हमें याद करने हैं। तो यहां पर जो सबसे पहला इक्वेशन आता है वह है कि एसिड का या फिर बेस का जो मेटल से रिएक्शन है उससे एग्जांपल्स आते हैं, उससे इक्वेशंस तुम्हें देखने को मिलते हैं। तो यहां पर
सबसे पहला देख सकते हो कि ये है जिंक ग्रैनुअल जिसका रिएक्शन कराया जा रहा है यहाँ पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से। तो इसका रिएक्शन मैंने पहले भी बता दिया था कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या फिर HCl से जिंक का रिएक्शन कैसे कराया जाता है। तो ये इस चैप्टर का सबसे पहला रिएक्शन तुमको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं कि जिंक प्लस क्या होगा, डाइल्यूट H2SO4 से हम लोग जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा। तो आंसर सीधे सा है कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलता है, ये हमें याद रखना है। इसका मतलब यहाँ पर ZnSO4 बनता है और प्लस में क्या बनता है, H2 गैस यहाँ पर निकलता है। ये एक पहला इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन कई तरीके से पूछा जा सकता है। क्यों इसे याद रखना है, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि क्या होगा जब व्हाट हैपेंस व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड। एक मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। तो एसिड यहां पर कोई भी एसिड हो सकता है, HCl हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, और साथ में ये क्या है, मेटल। तब हमें एक एग्जाम्पल के रूप में इसे याद रखना होगा और फिर इसे यहां पर लिखना होगा। दूसरा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि जिंक का H2SO4 से रिएक्शन को दिखाइए, तब ये इक्वेशन फिर हमें याद रखना होगा। इसी प्रकार से अब हम देखें कि मेटल का रिएक्शन जब बेस से कराया जाता है तो क्या होगा। तो फिर से वही बात है कि जब मेटल का रिएक्शन बेस से कराया जाता है तो हम आंसर करते हैं कि एक साल्ट बनता है और साथ में क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो यहां भी एक एग्जाम्पल हमें याद रखना है। यहां भी जिंक मेटल है जिसका रिएक्शन NaOH बेस से कराया जा रहा है। तो NaOH से जब इसका रिएक्शन कराया जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसका रिएक्शन कराया जाएगा, तो क्या होगा, तो ये सोडियम जिंकेट बनेगा। इसे हमें याद रखना है इस रिएक्शन को। तो ये जो इक्वेशन है इसको भी कई तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या होगा जब जिंक का रिएक्शन NaOH से कराया जाएगा या फिर एक बेस से कराया जाएगा। तो हम आंसर देंगे कि एक साल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगा। फिर एग्जाम्पल के रूप में इसे हमें याद करना होगा। इसी के साथ डायरेक्ट यदि इसी से क्वेश्चन पूछे कि जिंक का रिएक्शन यदि NaOH से कराया जाए तो उसका एक रिएक्शन लिखिए, तब हमें इसे याद रखना होगा। तो इस प्रकार से ये हमारा इक्वेशन याद रखना है। नेक्स्ट आ रहा है कि हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट्स विथ एसिड। तो मेटल कार्बोनेट अब किसे कहेंगे, तो यदि एक मेटल है और साथ में कार्बोनेट जुड़ा हुआ है, कार्बोनेट मतलब CO3, तो इसे हम लोग कहेंगे मेटल कार्बोनेट। जैसे सोडियम कार्बोनेट क्या हो गया, एक मेटल कार्बोनेट हो गया। अब बात करें मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट जानते हो HCO3 होता है। अब इसी के साथ यदि मेटल लगा हुआ है तो इसको बोलेंगे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यही यहां पर बोल रहा है कि किस तरीके से मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करता है। तो यदि हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर चाहें तो आंसर यहां पर लिखा हुआ है, इसे हम लोगों को याद कर लेना है कि जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या क्या बनता है, एक साल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा, H2O बनेगा। तो ये हमें याद रखना है। इसी से यहां पर दो इक्वेशंस हमें दिए गए हैं। यहां देख सकते हो, एक तो लिख दिया गया है मेटल कार्बोनेट और दूसरा है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। एग्जाम्पल किसका लिया गया है, सोडियम कार्बोनेट का लिया गया है। सोडियम क्या होता है, एक मेटल होता है, तो यह हो गया मेटल कार्बोनेट। किससे रिएक्ट कर रहा है, HCl से, जो कि क्या हो गया, एसिड हो गया। तो इस इक्वेशन को हम याद कर सकते हैं। तो ये हो गया मेटल कार्बोनेट HCl से रिएक्ट करता है तो यहां पर एक साल्ट बनता है, वाटर बनता है और क्या बनता है, CO2। इसे याद करना है। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें तो वह भी HCl से रिएक्ट करके एक साल्ट बनाता है, H2 बनाता है और CO2 बनाता है। तो ये दो रिएक्शन यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गए। अब इसके बाद देखेंगे कि ये हम लोगों ने पढ़ लिया था, ये है लाइम वाटर। ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व्ड थ्रू लाइम वाटर, यदि हम लोग लाइम वाटर में CO2 गैस पास कराएंगे तो क्या बनेगा, ये एक क्वेश्चन बनता है। इससे एक इक्वेशन यहां देख रहे हो। तो कैल्शियम कार्बोनेट में यदि हम लोग CO2 गैस पास कराते हैं तो यहां पर व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है CaCO3 का, याद रखना है। यानी CaCO3 बनेगा, उसका व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा।
बनेगा और साथ में वहां पर वाटर बन रहा है, इसे हमें याद करना है। अब यही क्वेश्चन थोड़ा सा और आगे बढ़ाएगा कि यदि हम लोग एक्सेस ऑफ CO2 इसी में आगे डालते रहेंगे तो क्या होगा। तो बोल रहा है कि ये जो CaCO3 था, H2O था, उसमें एक्सेस ऑफ CO2 डाला जाए तब क्या होगा। तो हम लोग बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा जो कि सॉल्यूबल इन वाटर होगा। एकदम याद रखना है इसको, भी क्वेश्चन ये बनता है। अब इसके आगे ये वाला जो चीज है इस इक्वेशन के रूप में हम लोग याद कर सकते हैं। तो देखो ये सारे इक्वेशंस यहां पर बन रहे हैं जिससे तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। अब आ गया हमारा नेक्स्ट VVI क्वेश्चन, और ये क्या है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यहां देख सकते हो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि तुम जानते होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, उसका एक एग्जांपल दीजिए। तब यहां एग्जांपल में हम लोग देंगे कि यह एक बेस है जो कि एसिड से रिएक्ट करता है और एक दूसरे के को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, जिससे कि साल्ट बनता है और H2O बनता है। तो ये पूरा इक्वेशन वहां पर हमें क्या करना होगा, लिखना होगा। तो ये एक नेक्स्ट इक्वेशन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। इसके बाद है रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विथ एसिड। अब मेटालिक ऑक्साइड जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। अब बात आता है मेटालिक ऑक्साइड किसे कहेंगे, तो मेटल प्लस ऑक्साइड यदि होगा तो उसे क्या कहेंगे, मेटालिक ऑक्साइड कहेंगे। और किससे रिएक्ट करेगा, एसिड से रिएक्ट करेगा। यहां देख सकते हो टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड लेना है इन अ बीकर एंड ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या करना है, रिएक्शन कराना है। तो फिर ये क्वेश्चन के रूप में बन सकता है व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ध्यान से यदि देखोगे तो कॉपर ऑक्साइड लिखा हुआ है, तो कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया, एक मेटल ऑक्साइड हो गया। कॉपर क्या, एक मेटल है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, यानी कि कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया, एक मेटल ऑक्साइड हो गया। अब इससे हम लोग एसिड से रिएक्ट कराएंगे डाइल्यूट HCl से, तब यहां पर देखें कि क्या यहां पर हो रहा है। तो यहां देख भी सकते हो क्लियर लिखा हुआ है कि जब मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करता है तो साल्ट प्लस वाटर बन रहा है। और यहां पर इसका आंसर देखोगे क्या बन रहा है। तो यहां भाई ये रिएक्शन कैसे हो रहा है, तो क्लियर देख सकते हो, यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन। कलर क्या हो जाता है, ब्लू ग्रीन हो जाता है। इसे भी हमें याद करना है, ब्लू ग्रीन क्यों होता है, यह देख सकते हो बोल रहा है एंड द कॉपर ऑक्साइड डिसॉल्व्स द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर 2 क्लोराइड। यानी कि यहां पर कॉपर 2 क्लोराइड बन रहा है। क्या रिएक्शन होगा, तो CuO हो गया, कॉपर 2 ऑक्साइड हो गया, प्लस यहां पर HCl से रिएक्ट कराएगा तो बोल रहा है CuCl2 का फॉर्मेशन होगा और प्लस में क्या होगा, H2O यहां पर बनता है। तो क्लियर देख सकते हो, वाटर की जगह वाटर बन गया, साल्ट की जगह CuCl2 बन गया। यहां देख सकते हो कॉपर 2 क्लोराइड है, ये कॉपर 2 क्लोराइड बन रहा है। साथ में CuO बन गया, मेटालिक ऑक्साइड है जैसे कि कॉपर ऑक्साइड यहां है, और HCl से हम लोगों ने क्या कराया है, इसका रिएक्शन कराया है। तो यह भी एक रिएक्शन है जो तुम्हें याद रखना है। तो ये यहां पर तुम देख सकते हो। तो यहीं से आंसर एक क्वेश्चन भी आता है कि कॉपर 2 ऑक्साइड, अब ये कैसा ऑक्साइड है, तो ये मेटालिक ऑक्साइड है। और कैसा रिएक्शन मतलब किस प्रकार से बिहेव कर रहा है, तो यह एक बेस की तरह बिहेव कर रहा है। ये भी हमें याद रखना होता है, यहां से तुमने याद किया भी होगा। इस प्रकार से ये सारा यहां पर रिएक्शंस तुम देख सकते हो। अब यहां भी देख सकते हो, यदि हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कुछ और क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे जो कि इक्वेशन के रूप में हमारा होगा। ये देखो, ये भी एक इक्वेशन बन रहा है। यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर है सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड का जब रिएक्शन H2SO4 से कराया जाएगा तो क्या होगा। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, ये है NaCl प्लस क्या हो गया, H2SO4 से जब रिएक्शन कराया जाता है इसका तो क्या बनता है, तो सोडियम सल्फेट बनेगा और HCl बनेगा। क्या बनेगा, Na2SO4 बनेगा, और साथ में यहां पर HCl का फॉर्मेशन होगा। यही
यही वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा HCl का प्रोडक्शन होता है। तो यहां से कुछ क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि भाई HCl को प्रोड्यूस करने के लिए एक रिएक्शन लिखिए। तो हम लोग यहां साफ देख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड का जब रिएक्शन H2SO4 से कराया जाता है, कैसा H2O4 है, H2SO4 है, कंसंट्रेटेड H2SO4 है, तब यहां पर हमारा HCl का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से ये इक्वेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चलो, अब आगे देख सकते हो बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जो कि तुमने पहले पढ़ रखा होगा, उसे भी हम लोगों को यहां पर याद करना है। जैसे यहां पर अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो ये जो चैप्टर है बेसिकली बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस तो हम लोगों को नहीं पढ़ने हैं, लेकिन यदि हम लोग साल्ट्स में बढ़ेंगे तो काफी सारे इक्वेशंस हम लोगों को यहां देखने को मिलेंगे। तो ये सब सारी चीजें तुमने पढ़ी रखी होंगी। चलो हम लोग साल्ट्स से आते हैं, और साल्ट्स से बहुत सारा केमिकल रिएक्शन यहाँ पर। तो अब यहां से आगे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस तुम्हें याद रखने, केमिकल इक्वेशंस तुम्हें याद रखने हैं, जिसमें सबसे पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन, जिसे क्लोर एल्कली प्रोसेस के द्वारा किया जाता है, और उसका यहां पर इक्वेशन देखने को मिल रहा है तुम्हें। तो ये हमें याद करना है, 2NaCl प्लस 2H2, इससे क्या बनेगा 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2, इसे हमें याद करना है। क्लोर एल्कली प्रोसेस VVI क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम के लिए बनता है। जैसे देख सकते हो, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो ये जो सोडियम क्लोराइड है उसके एक्वस सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाता है, तब यहां पर NaOH का फॉर्मेशन हो रहा है, Cl2 का फॉर्मेशन हो रहा है, और H2 का फॉर्मेशन हो रहा है। इसे ही हम लोग क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि इसमें एल्कली का फॉर्मेशन हो रहा है और साथ में क्लोरीन का भी फॉर्मेशन होता है। तो ये एक इक्वेशन यहां से तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड क्लोर फॉर क्लोरीन एंड एल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक एल्कली है। तो वैसा बेस जो वाटर में सॉल्युबल है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं। तो यह एक एल्कली है, इसलिए इसे क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। तो ये एक इक्वेशन है जिसे तुम्हें याद करना है। इसके बाद आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन आता है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, वह है ब्लीचिंग पाउडर। एकदम सबसे फेमस क्वेश्चन ये है भाई। सबसे पहला तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, तो CaOCl2 जो तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, इसके हिसाब से CaOCl2 को हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कहेंगे। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये क्वेश्चन तुम्हारा बनता है। उसके लिए ये इक्वेशन दिया गया है। तो ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें Cl2 गैस पास कराया जाता है, तो यहां पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है CaOCl2, और साथ में H2O का फॉर्मेशन होता है। ये एक रिएक्शन जो तुम्हें याद रखना है। इसी के बाद हम लोग आ जाते हैं यहां पर बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा के फॉर्मेशन के लिए देख सकते हो, ये इक्वेशन याद रखना, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, NH4Cl प्लस NaHCO3, यही है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब यहां पर एक और भी क्वेश्चन इसके बाद होता है, क्या होता है कि What happens when सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो क्या होता है, तो उसके लिए इक्वेशन है कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट बनता है प्लस H2O और CO2 बनता है। ये भी एक VVI क्वेश्चन यहां से बनता है, इसे भी हमें याद करना है। इसके बाद जब हम लोग बढ़ेंगे तो यहां पर देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से आता है हमारा क्रिस्टलाइजेशन ऑफ साल्ट से। ये है तुम्हारा एक कलर वाला भी क्वेश्चन आता है, ये देखना। यहां पर देखोगे कि CuSO4 मान लो कि हमारे पास एक कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है, तो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का फॉर्मूला क्या होगा, तो आंसर है CuSO4.5H2O। ये क्या होता है, ये है हमारा फॉर्मूला किस चीज का, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से आता है कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का कलर क्या होगा, तो वो ब्लू होता है। और जब इसको हीट किया जाता है तो इसका H2O यहां से हट जाता है और कॉपर सल्फेट बनता है, जिसका कलर क्या होता है, व्हाइट होता है। तो ये यहां से क्वेश्चन एक तुम्हारा बन रहा है। यहां देखना, यहां देखना, यहां से तुम्हारा ये देखो क्या बोलता है, ये देखना
copper sulfate crystal which seems to be dry contain water of crystallization. When we heat the crystals this water is removed and the salt turns white. यही बोलता है कॉपर सल्फेट जो क्रिस्टल है उसका कलर क्या होगा, ब्लू होगा, लेकिन जब उसको हीट किया जाएगा तो वो व्हाइट हो जाएगा। देखो यहां पर लिखा है, इसे हमें याद कर लेना है। इसके बाद आता है भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से ये यहां पर एक इक्वेशन तुमको दिया गया है कि ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O, इसमें और हम लोग पानी ऐड करते हैं तो ये क्या बनता है, CaSO4.2H2O यहां पर बनता है, जिसे हम लोग जिप्सम कहते हैं। अब इस प्रकार से यहां पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर मिलाने पर जिप्सम बन रहा है, और जिप्सम को जब हम लोग हीट करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। उसका उल्टा रिएक्शन इस तरीके से तुम लिख सकते हो। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, यहां से VBI बन रहा है। यहां पर थोड़ा सा हमें याद रखना है, क्या याद रखना है, ये देखो एक सेकेंड, ये आ रहा है यहां देखना, ये देखो यहां पर क्या बोल रहा है, ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 के। तो ये याद रखना है कि जिप्सम को कितना टेम्परेचर पे हम लोग हीट करेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। तो आंसर है 373 के पे इसको हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे। इस तरीके से लगभग क्वेश्चन यहां पर मैंने तुम्हें बता दिए इस चैप्टर के। चलो तो अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, और ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इसमें भी बहुत सारे इक्वेशंस हमारे बनते हैं। चलो उन इक्वेशंस को हम लोग देखते हैं। तो इसके इक्वेशंस यहां से शुरू होते हैं, ठीक है, और इसके बाद इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हें एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहां देखो सबसे पहला इक्वेशन होता है कि भाई कॉपर जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है। ये पहले भी मैंने बताया था, जब कॉपर का ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है तो कॉपर 2 ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ये कलर भी मैंने पहले तुम्हें बताया था। इसी के साथ अब जब एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। अब बोलोगे कि सर ये कहां से आ रहा है, ये कौन सा टॉपिक है। तो टॉपिक है कि भाई जो मेटल है ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या होता है, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल आर बर्न्ड इन एयर। तो मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। तो ये दो इक्वेशन यहां पर बन रहे हैं, लेकिन यहां से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, और ये यहां पर देख सकते हो, इसे हम लोग एम्फोट्रिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। ये देखना, तो यहां से जो दो रिएक्शंस तुम्हें दिख रहे हैं इससे हमें एकदम याद कर लेना है। VBI क्वेश्चन यहां पर बन रहा है, ठीक है, और ये एग्जाम में एकदम आता ही आता है, बहुत बार आता है, रिपीट करके आता है। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 2 हाउ कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहां पर बात करता है कि यहां कॉपर ऑक्साइड जो है वह HCl से कैसे रिएक्ट करता है। तो मैंने पीछे बताया था कि कैसे कॉपर ऑक्साइड HCl से रिएक्ट करता है। वी हैव लर्न दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया कि मेटल ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछता है कि मेटल ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है। तो नॉन मेटल ऑक्साइड कैसा होता है, तो एसिडिक इन नेचर होता है। भी है क्वेश्चन यहां से बनता है तुम्हारा। बट सम मेटल ऑक्साइड सच एज एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड सो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। लेकिन यदि हम लोग बात करें कुछ मेटल ऑक्साइड की, जल्दी से बता दो मेटल ऑक्साइड कैसा बिहेव करता है। तो मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर को शो करता है, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो कि बेसिक नेचर भी शो करता है और एसिडिक नेचर भी शो करता है। और यही यहां पर बोलता है सच मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस साल्ट्स एंड वाटर आर नोन एज एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स। यही VBI क्वेश्चन यहां पर बन रहा है। क्वेश्चन आएगा एम्फोट्रिक ऑक्साइड किसे कहते हैं, उसका एग्जाम्पल दीजिए। तो एग्जाम्पल के लिए यहां पर हमारा ये जो दो इक्वेशन है VBI है, ये देखो यह एक मेटल ऑक्साइड है जो कि यहां पर एसिड से रिएक्ट कर रहा है, और ये एक मेटल ऑक्साइड है जो कि बेस से रिएक्ट कर रहा है। क्या बनाएगा भाई, साल्ट और वाटर दोनों केसेस में बनेंगे। ये साल्ट और वाटर है, यहां भी क्या बन रहा है, साल्ट और वाटर है।
लेकिन ध्यान से देखोगे तो ये यहां पर बेसिक नेचर शो कर रहा है और यहां पर ये एसिडिक नेचर शो कर रहा है। इसका मतलब ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है वह एक मेटल ऑक्साइड है। अब बोलोगे मेटल ऑक्साइड क्यों है? क्योंकि एल्युमिनियम मेटल होता है और जब ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो इसे हम लोग मेटल ऑक्साइड कहेंगे। तो यहां पर यह जो मेटल ऑक्साइड है वह बेस के जैसा बिहेव कर रहा है और यहां पर यह जो मेटल ऑक्साइड है वह एसिड के जैसा बिहेव कर रहा है। इसीलिए इस मेटल ऑक्साइड को एम्फोट्रिक ऑक्साइड कहेंगे। यहां दो एग्जांपल हमें याद रखना है, जिंक ऑक्साइड का भी यहां पर नाम दिया हुआ है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर तुम्हारा इक्वेशन बन रहा है। इसके बाद ये देखो, यहां देखना, अब ये सोडियम ऑक्साइड है, इसका वाटर से रिएक्शन दिखाया गया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। पोटेशियम ऑक्साइड, इसका वाटर से रिएक्शन दिखाया जा रहा है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। ये भी कुछ इक्वेशंस हैं जो कि दिए गए हैं लेकिन उतने इंपॉर्टेंस के नहीं है, हालांकि तुम अपने दिमाग में इसको रख सकते हो। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे काफी सारे यहां पर इक्वेशंस हैं जिसे हमें याद रखना है। ये बोलता है व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर। जब मेटल वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या होता है, उसमें कुछ इक्वेशंस हमें क्या करना है यहां पर याद रखना है। यहां देखना, जैसे तुम जानते हो कि जो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, जब इसको वाटर से रिएक्शन कराया जाता है तो बहुत विगरस रिएक्शन होता है और वहां पर बहुत ज्यादा हीट जनरेट होता है। तो यहां पर वही पोटेशियम का रिएक्शन H2O से बना रहा है जिसमें एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नामक एल्कली का फॉर्मेशन होगा, H2 गैस निकलेगा और यही H2 गैस निकलता है, इस कारण से वहां आग भी लग जाता है। इस प्रकार से यहां पर सोडियम है, सोडियम भी H2O से रिएक्शन करेगा, वाटर से रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, यानी एक एल्कली है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एल्कली है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एल्कली है। और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलता है और ये भी आग पकड़ लेता है। तो इस प्रकार से ये बहुत विगरस रिएक्शन होता है। अब यहां पर वीवीआई कुछ क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे, जो कि इक्वेशन के रूप में तुम्हें याद रखना है। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर इज लेस वायलेंट, द हीट इवॉल्व्ड इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। यहां पर इतना हीट नहीं निकलता जिससे कि यहां पर आग पकड़ ले। तो ये देखो, कैल्शियम का रिएक्शन H2O से कराया जाएगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में क्या बनेगा? H2 गैस यहां पर बनेगा। Calcium starts floating because of the bubbles of hydrogen gas formed stick to the surface of the metal। इस प्रकार से ये जब इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे तो भाई क्यों पढ़ रहे, ये भी तुम्हें बता रहा हूं तुम्हें, इसलिए पढ़ रहे कि यहां पर बोला जाएगा कि जब कैल्शियम को H2O से रिएक्ट कराया जाता है तो वह क्या करता है, उस पर तैरना शुरू करता है, फ्लोट करना शुरू करता है। ऐसा क्यों होगा? तो हम इसके आंसर में बोलेंगे क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन गैस निकलता है जो कैल्शियम है उसके सरफेस पर चिपक जाता है, इस कारण से वो फ्लोट करना शुरू करता है और यहां पर कोई आग भी नहीं पकड़ता लेकिन वो फ्लोट करना शुरू कर देता है। तो ये इक्वेशन फिर यहां पर हमें लिख करके दिखाना होगा। अब यहां पर इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ गया, मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। यहां एक और वीवीआई क्वेश्चन तुम्हारा बन रहा है कि अब मैग्नीशियम क्या कोल्ड वाटर से रिएक्शन करता है? तो नहीं, मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करता, मैग्नीशियम हॉट वाटर से रिएक्शन करता है। इट रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर। देखो, ये ध्यान भी देना होगा कि कौन कोल्ड वाटर से रिएक्शन करता है, कौन हॉट वाटर से रिएक्शन करता है और कौन वेपर से रिएक्शन करता है। तो ये फिर वीवीआई क्वेश्चन यहां पर आ जाता है। क्या बोलता है? मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट आइदर विथ कोल्ड और हॉट वाटर। वीवीआई क्वेश्चन यहां से ही बनता है और यहां से दो इक्वेशन हमें याद करना है। क्या बोलता है कि जो एल्युमिनियम है, आयरन है या जिंक है, वह ना ही कोल्ड वाटर से रिएक्शन करता है ना ही हॉट वाटर से रिएक्शन करता है, बल्कि ये वेपर से रिएक्शन करेगा। ठीक है,
तो इस तरीके से ये बोलेगा कि इक्वेशन को लिखिए, तो ये यहाँ वीवीआई इक्वेशन एक बन जाता है। तो ये रहा एल्युमिनियम H2O, यहाँ देख सकते हो गैस लिखा हुआ है, इससे रिएक्ट करेगा तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनता है। इसी तरीके से आयरन है वह H2O गैस, देखो यहाँ G लिखा हुआ है, मतलब गैसियस स्टेट में ये रिएक्ट कर रहा है। और यहां पर देखोगे Fe3O4 बन रहा है और H2 यहां पर बन रहा है। तुम ध्यान देना, यहां पर लिक्विड लिक्विड लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है, गैस। इसका मतलब यहां पर जो वाटर है वो गैसियस स्टेट में है, उससे वो रिएक्ट कर रहा है। व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट्स विद एसिड, तो ये हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है कि मेटल जब एसिड से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, ये हम लोगों ने इक्वेशन के रूप में देख लिया है। तो यहां पर अब जो इक्वेशन आता है वह आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। यहां एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स से जो सबसे पहला आ रहा है तुम्हारा वो है सिनाबार। सिनाबार से Hg का कैसे एक्सट्रैक्शन किया जाता है, तो तुम देख सकते हो ये एक मेटल सल्फाइड है। HgS क्या है, मेटल सल्फाइड है। यहां पर इससे हमें Hg का क्या करना है, एक्सट्रैक्शन करना है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन के उपस्थिति में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हीट किया जाता है, तो ये मेटल ऑक्साइड में फॉर्म हो जाता है, HgO प्लस 2SO2 बनता है। तो ये पहला इक्वेशन है जिसे हमें याद करना है। क्या किया जाता है, यहां पर हीट किया जाता है। फिर जो HgO है इसको सिर्फ हीट कर देते हैं, तो सिर्फ हीट करने पर ही हमें Hg यहां पर प्राप्त हो जाता है। और इस तरीके से ये दो इक्वेशन यहां पर बन रहा है। तो तुमसे बोलेगा कि सिनाबार से Hg का कैसे एक्सट्रैक्शन किया जाता है, इसके लिए स्टेप्स लिखिए, तो ये दो इक्वेशन यहां पर बन रहा है। इसी प्रकार से ये जो Cu2S है, इससे फिर कॉपर का एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है, तो Cu2S को फिर 3O2 यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे तो ये कॉपर का ऑक्साइड बनेगा, यानी मेटल ऑक्साइड बनेगा। फिर जब इस मेटल ऑक्साइड को और Cu2S के प्रेजेंस में इसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, तो फिर हमें यहां पर क्या मिलेगा, कॉपर मेटल मिल जाता है। इस तरीके से Cu2S से कॉपर का जब हम लोगों को क्या करना है, एक्सट्रैक्शन करना है, तो उसके लिए यहां पर ये क्वेश्चन यहां से बन रहा है। अब देखोगे इसी तरीके से तुम्हारा ZnS से पूछेगा कि ZnS से कैसे बनेगा, तो ZnS से ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हीट कराएंगे तो जिंक ऑक्साइड बनेगा। अब ये जो जिंक ऑक्साइड है इसको कार्बन के प्रेजेंस में हम लोग रिड्यूस कराएंगे तो फिर जिंक बन जाएगा। इसी प्रकार से यदि ZnCO3 है हमारा, ZnCO3 से हमें Zn प्राप्त करना है तो क्या करते हैं, ZnCO3 को हीट करेंगे तो ZnO बनेगा प्लस CO2 बनेगा, और ZnO को कॉपर के प्रेजेंस में हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस कराएंगे तो Zn यहां पर बनेगा। तो इस तरीके से दो यहां पर इक्वेशन और बन रहा है जिंक से रिलेटेड। इसी प्रकार से दो और रिएक्शन यहाँ थर्मिट रिएक्शन के लिए यहाँ पर बताया गया है। तो ये भी मेटल ऑक्साइड है। इस मेटल ऑक्साइड का जब रिडक्शन, इस मेटल ऑक्साइड से जब हम लोगों को मेटल निकालना होता है तो यहाँ पर हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराते हैं। तो ये एल्युमिनियम के द्वारा इसका डिस्प्लेसमेंट कराया जा रहा है, तो Mn यहाँ प्राप्त हो रहा है, L2O3 बन रहा है, और साथ में बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या होता है, हीट निकलता है। यहाँ भी देख सकते हो ये VBI क्वेश्चन बन रहा है। ये आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड से हमें आयरन चाहिए, तो उसके लिए भी हम लोग यहां पर थर्मिट रिएक्शन का ये उदाहरण बनता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराते हैं तो डिस्प्लेसमेंट के लिए एल्युमिनियम का यूज करते हैं। एल्युमिनियम यहां पर इसे डिस्प्लेस करेगा और आयरन हमें मिल जाएगा जो कि लिक्विड स्टेट में मिलता है। क्योंकि ये बहुत ज्यादा यहां पर हीट निकलता है इसलिए हमें किस स्टेट में मिलता है, तो लिक्विड स्टेट में मिलता है। और ये भी क्वेश्चन तुम्हारा बनता है, यहां पर थर्मिट रिएक्शन तुमसे एग्जाम में पूछेगा, उसके लिए ये एक एग्जाम्पल बनेगा। इसके कारण हमें इसे क्या करना होगा, याद करना होगा। इस तरीके से ये सारे यहां पर देख सकते हो इक्वेशंस थे जो कि चैप्टर 3 से रिलेटेड थे। और अब हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर 4 की ओर, देखते हैं वहां पर कौन VBI इक्वेशंस हैं जिसे हमें याद करना है। चलो तो अपने चैप्टर नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। और तुम देख सकते हो भाई चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स हैं। तो यहां पर बहुत ज्यादा रिएक्शंस तो हमें नहीं याद करने, लेकिन कुछ ऐसे रिएक्शंस है, कुछ ऐसे इक्वेशंस है जो कि VBI बनते हैं, जो कि एग्जाम में हमें जरूर पूछा जा सकता है। तो ये देखो ये सारा चीज तुमने पढ़ ही रखा होगा, यहां पर कोई भी इक्वेशन तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहां से हमें कुछ रिएक्शंस देखने को मिलेगा। यहां
यहाँ देखो, जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स देख सकते हो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स में कुछ रिएक्शंस दिए हुए हैं। जैसे सबसे पहला जो रिएक्शन है वह कंबसन, कंबसन से यहाँ पर हमारा कुछ रिएक्शंस देखने को मिलता है। जैसे ये तुमने पढ़ भी लिया है, C+O2 से क्या बनेगा, CO2, हीट एंड लाइट बनेगा। इस तरीके से ये जो मेथेन है, मेथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब जलाया जाता है तो यहाँ पर CO2 + H2O बनेगा और साथ में हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमारा यहाँ पर आता है, ये देखो, ये है हमारा एथेनॉल। तो एथेनॉल को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया जाएगा तो क्या बनता है, CO2 बनता है, H2O बनता है, हीट एंड लाइट। तो ये एथेनॉल के प्रॉपर्टीज के लिए हमें ये पढ़ना पड़ता है। एथेनॉल जैसे आगे पढ़ाया गया है, तो एथेनॉल को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हम लोग जलाते हैं तो क्या बनता है, तो CO2, H2O और हीट बनता है। तो इस तरीके से ये हमारा कुछ इक्वेशन यहां से बन गया। अब हम लोग देखते हैं कुछ और एथेनॉल से ही रिलेटेड है। बेसिकली यहां पर जो भी हमारा इक्वेशन बन रहा है वो एथेनॉल से ही रिलेटेड है। तो ये देखना, एथेनॉल और एसिटिक एसिड भी हम लोग को पढ़ना होगा। तो ये एक इक्वेशन यहां पर बनता है, वीवीआई इक्वेशन बनता है कि जब एथेनॉल को ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो क्या होता है। वीवीआई क्वेश्चन ये तुम्हारा अलग से पूछा जा सकता है। तो यदि एथेनॉल का हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं तो एथेनोइक अम्ल बनता है, एथेनोइक एसिड बनता है, यहां देख सकते हो। तो एथेनॉल को एथेनोइक एसिड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो यहां पर क्लियर लिखा हुआ है कि यदि एल्केलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं तो हमें यहां पर एथेनोइक एसिड बनता है। या फिर बोलता है एसिडिफाइड K2Cr2O7 के प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं तो भी क्या बनता है, एथेनोइक एसिड बनता है। तो ये भी क्वेश्चन यहां पर बनता है क्योंकि ये प्रॉपर्टीज से रिलेटेड यहां पर क्वेश्चन आता है। प्रॉपर्टीज से रिलेटेड यदि क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट पूछेगा कि क्या होता है जब एथेनॉल का ऑक्सीडेशन कराया जाता है। एथेनॉल का ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में कराया जाता है, एथेनॉल का जब ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो क्या बनता है। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो ये इक्वेशन वीवीआई इक्वेशन यहां पर बनता है तुम्हारा। अब यदि हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे कुछ और इक्वेशंस यहां पर तुम्हें याद करने हैं। जैसे देखो यहां पर ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये देख सकते हो। ये जो CH4 है इसमें Cl2 जब ऐड किया जाता है सनलाइट के प्रेजेंस में तो CH3Cl बनता है और साथ में HCl बन रहा है। यहाँ पर एक एक करके ये सब्स्टिट्यूटेड होता है, मतलब एक एक करके यहाँ पर Cl लगते चला जाता है, हाइड्रोजन हटते चला जाता है। तो इस तरीके से ये एक इक्वेशन और बन रहा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। जैसे तुम देख सकते हो यहाँ पर ये CH4 है इस प्रकार से और यहां ये Cl2 से रिएक्ट करेगा तो एक Cl यहां पर इसके साथ चला जाएगा तो बन जाएगा HCl और साथ में बनेगा CHHH और ये Cl। इस प्रकार से यहां पर क्लोरोमेथेन, इसका हम लोग नाम दे सकते हैं क्लोरोमेथेन। अब ये जो चीज है तुम्हारा ये और Cl2 से रिएक्ट करेगा और एक और H हटेगा, फिर इस तरीके से ये आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। तो इसे भी हमें क्या कर लेना है, याद कर लेना है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये देखो सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड, जैसे मैंने बताया। तो एथेनॉल से हम लोगों ने 2 रिएक्शंस पढ़ लिए। अब इसी एथेनॉल से आगे कुछ और रिएक्शन पढ़ने को मिलेगा। जैसे देखो यहां से क्वेश्चन बन रहा है कि क्या होता है जब सोडियम एथेनॉल से रिएक्ट करता है। वीवीआई क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जब सोडियम एथेनॉल से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। तो सीधा सा आंसर है कि भाई हाइड्रोजन गैस निकलेगा और सोडियम एथॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा। तो ये रहा सोडियम एथॉक्साइड का फॉर्मूला। इस तरीके से सोडियम एथॉक्साइड बन रहा है, कैसे, जब सोडियम रिएक्ट कर रहा है एथेनॉल से। इसके बाद भाई ये तो वीवीआई क्वेश्चन यहां पर बन रहा है। यहां पर देख सकते हो ये एथेनॉल है। एथेनॉल का जब कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में इसका डिहाइड्रेशन कराया जाता है तो क्या बनता है। तो ये देखो एथीन का फॉर्मेशन होता है और साथ में H2O निकलता है। तो ये क्वेश्चन वीवीआई बनता है। क्यों बनता है, कई तरीके से इसको क्वेश्चन को पूछा जाएगा। ये देखो यहां पर इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जा सकता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन कॉन्क H2SO4 रिएक्ट्स विथ
एथेनॉल एट 443 के। ये पहला क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है। तो तुम्हें बोलना है कि एथीन का फॉर्मेशन होता है और यहाँ डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है जिसमें H2 यहां से निकल रहा है। एक और क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि भाई ये बताइए कि एथीन का फॉर्मेशन का एक प्रोसेस बताइए, तब भी यहां पर हम लोग को इसे लिखना है। तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन क्या होता है, उसका एक एग्जांपल दीजिए, तब भी इसे हम लोग को यहां पर लिखना होता है। ठीक है, इसको यदि हम लोग बनाएंगे तो तुम देख सकते हो किस प्रकार से ये रिएक्शन बनता है। इस तरीके से ये देखना, C2H5OH है, तो यहां पर यदि हम लोग करेंगे इस प्रकार से, ठीक है, तो ये हमारा इस प्रकार से C2H5OH बन गया। अब H2 यहां से क्या हो जाता है, निकल जाता है। H2 का निकलना क्या हो गया, जल का निकलना, यानी कि डिहाइड्रेशन यहां पर हो गया, इसीलिए इसे हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन करते हैं। और बच क्या गया, C2H4। देखो 2 C है, 1 2 3 4, C2H4 यहां पर बच जाता है और H2 यहां से क्या हो जाता है, निकल जाता है। जब इसको हीट करते हैं कॉन्क H2SO4 के साथ 443K पर। ये सब पॉइंट्स हमें याद रखना है। तो ये भी एक रिएक्शन यहां पर है, हमारा इक्वेशन है, इसे हमें क्या करना है, याद करना है। अब आ गया भाई इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड में यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में ईस्टर का फॉर्मेशन होता है, उसके लिए ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बनता है। तो यहां देखो इथेनोइक एसिड है, ये एथेनॉल है, इन दोनों का रिएक्शन किया जा रहा है एसिड के प्रेजेंस में, तो ये एक एस्टर का फॉर्मेशन कर रहा है और साथ में यहां पर H2O बन रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। यदि इसका नाम हम लोग देखेंगे तो इसका नाम है इथाइल एथेनोएट। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, इथाइल एथेनोएट, जो कि एक एस्टर है यहां पर बन रहा है। इसका नाम क्या हो गया, एथेनॉल, और इसका नाम क्या हो गया, इथेनोइक एसिड। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के लिए भी क्वेश्चन यहां पर बन रहा है, जिसके लिए ये एकदम मतलब समझ लो इस चैप्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है एस्टरिफिकेशन। उसमें तुम्हें ये इक्वेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद यदि हम लोग आएंगे तो यहां पर देख सकते हो फिर सेपोनिफिकेशन रिएक्शन है। सेपोनिफिकेशन रिएक्शन का यहां पर एक एग्जांपल दिया गया है, उसको हमें याद कर लेना है। और ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो कि पहले भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, वो यहाँ पर दिया गया है। मतलब एसिड बेस वाले चैप्टर में ये देखो ये दिया गया था, इसको हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, एसिड बेस वाले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि कैसे सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को HCl से हम लोग रिएक्ट कराते थे। यहां HCl के जगह क्या है, एथेनोइक एसिड है। यहां देखो एथेनोइक एसिड है, तो जो साल्ट बन रहा है यहां पर ये साल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है और साथ में H2O और CO2 का फॉर्मेशन यहां पर हो रहा है। तो इस तरीके से इसको हम लोग को क्या कर लेना है, यहां पर याद कर लेना, ये भी 2 इक्वेशन यहां पर बन रहे हैं। तो इस प्रकार से लगभग इक्वेशन यहां पर मैंने बता दिए। तो ये रहा हमारा इक्वेशन वाला सेक्शन। तो वीडियो कैसे लगा जरूर बताना। देखो अब बहुत सारे ऐसे इक्वेशंस हैं जिसको लिख लिख के तुम्हें प्रैक्टिस करना होगा, याद करना होगा, तब जाकर के तुम यहां पर इसे याद कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ ऐसे पढ़ लेने से कोई फायदा नहीं होता है जब तक तुम्हें याद ना हो। तो इसके लिए प्रैक्टिस करो, बार बार उसे लिखो, जरूर याद हो जाएगा। यदि PDF लेना है तो तुम डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हो, और वीडियोस के लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मैं मिल रहा हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।